और मैं आपको IEEE 802.15.4 एंड जिगबी नाम के वायरलेस मैक प्रोटोकॉल के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो IEEE 802.15.4 नाम का जो स्टैंडर्ड था, ये क्रिएटेड किया गया था लो पावर डिवाइसेस के लिए, यानी कि ऐसे डिवाइसेस के लिए जो कि लो पावर पे रन होते हैं, ठीक है, और ऑपरेट होते हैं एक ऐसे फ्रीक्वेंसीज पे जो हो सकते हैं आइदर 868 मेगाहर्ट्ज़, 915 मेगाहर्ट्ज़ और 2.45 गीगाहर्ट्ज़। यानी कि यह जो IEEE 802.15.4 नाम का स्टैंडर्ड था, ऐसे लो पावर डिवाइसेस के लिए क्रिएट किया गया था जो कि ऑपरेट होते थे 868 मेगाहर्ट्ज़ पे, 915 मेगाहर्ट्ज़ पे और 2.4 गीगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसीज बैंड पे। इस स्टैंडर्ड के द्वारा जो डेटा रेट सपोर्टेड था, इस स्टैंडर्ड के द्वारा जो डेटा रेट सपोर्टेड था वो था 20 kbps, इसके अलावा 40 kbps और 250 kbps। 802.15.4 IEEE का एक स्टैंडर्ड है जिसके द्वारा जो डेटा रेट सपोर्ट किए जाते हैं वो है 20 kbps, 40 kbps और 250 kbps। ये काफ़ी ज़्यादा मॉडेस्ट था, यानी कि 802.15.4 नाम का जो IEEE का स्टैंडर्ड था, ये काफ़ी ज़्यादा मॉडेस्ट था एज़ कम्पेयर टू अदर प्रोटोकॉल्स जैसे कि 802.11, इससे काफ़ी ज़्यादा मॉडेस्ट था, यानी कि उतना ज़्यादा शक्तिशाली नहीं था, ठीक है। यदि हम IEEE के अदर स्टैंडर्ड्स जैसे कि 802.11a की बात करें, 802.11a की बात करें तो यही ये ऑफ़र कर देता था एक स्पीड जो था 24 Mbps की स्पीड, यह स्टैंडर्ड ऑफ़र कर सकता था, ठीक है। इस स्टैंडर्ड के डेवलप होने के पहले, यानी कि 802.15.4 के डेवलप होने से पहले जिगबी नाम का एक अलायंस था, जिगबी नाम का एक अलायंस था। उस अलायंस ने वर्क किया था एक लो कॉस्ट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पे, लो कॉस्ट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पे जो वर्क करते थे लो डेटा रेट्स पे और लो पावर कंजप्शन पे वो वर्क करते थे। तो IEEE और जिगबी, IEEE और जिगबी अलायंस दोनों ने ज्वाइन किया और दोनों ने एक कमर्शियल नेम बनाया, जिगबी एक कमर्शियल नेम बनाया, जो कमर्शियल नेम अप्लाई हुआ 802.15.4 इस टेक्नोलॉजी के लिए कमर्शियल नेम अप्लाई हुआ, ठीक है। अब ये जो स्टैंडर्ड था, यानी कि 802.15.4 जिसे कमर्शियल नेम जिगबी दिया गया, इसमें दो तरह के टोपोलॉजी मोड थे। पहला था स्टार टोपोलॉजी और दूसरा था पीयर टू पीयर टोपोलॉजी, ठीक है। तो यदि आप स्टार टोपोलॉजी को देखो तो स्टार टोपोलॉजी में यह सिमिलर होता था ब्लूटूथ के, ठीक है। स्टार टोपोलॉजी जो है वो सिमिलर होता था ब्लूटूथ के। कैसे सिमिलर होता था कि इसमें जो भी सारे कम्युनिकेशन यानी कि ऑल कम्युनिकेशन जो हैं वो ऑक्योर होते थे थ्रू द पैन कोऑर्डिनेटर, यानी कि पर्सनल एरिया नेटवर्क कोऑर्डिनेटर के थ्रू होते थे सारे के सारे कम्युनिकेशन। जबकि यदि आप पीयर टू पीयर अप्रोच देखो तो पीयर टू पीयर अप्रोच में क्या होता था, डिवाइसेस इस चीज़ के लिए फ्री होते थे या फिर कम्युनिकेशन के लिए इस तरीके से फ्री होते थे कि वो एक दूसरे से डायरेक्टली क्या कर सकते थे, कम्युनिकेट कर सकते थे। फिर भी उन्हें
एक पैन कोऑर्डिनेटर यानी कि पर्सनल एरिया नेटवर्क कोऑर्डिनेटर से जुड़ा हुआ होना होता था, यानी कि उन्हें एसोसिएशन विद द पैन कोऑर्डिनेटर कंपलसरी है। ठीक है, इसके बाद ही वो एक दूसरे से डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं और पार्टिसिपेट कर सकते हैं पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन में। ठीक है, स्टार मोड में यानी कि स्टार टोपोलॉजी में दो तरह के मोड्स थे। एक था सिंक्रोनाइज्ड, ठीक, एक था सिंक्रोनाइज्ड। इस सिंक्रोनाइज्ड को बोला जाता है बीकॉन इनेबल्ड, इसे बोला जाता है बीकॉन इनेबल्ड। ठीक है, और जो दूसरा मोड था वो था अनसिंक्रोनाइज्ड मोड। ठीक है, अनसिंक्रोनाइज्ड मोड। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सिंक्रोनाइज्ड मोड के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो इस सिंक्रोनाइज्ड मोड में यानी कि बीकॉन इनेबल्ड मोड में जो पैन कोऑर्डिनेटर यानी कि पर्सनल एरिया नेटवर्क जो कोऑर्डिनेटर होता था, ये पीरियोडिकली टाइम टू टाइम क्या करता था, ब्रॉडकास्ट करता था। टाइम टू टाइम क्या करता था, ब्रॉडकास्ट करता था। किसे ब्रॉडकास्ट करता था, बीकॉन मैसेजेस को क्या करता था, पीरियोडिकली ब्रॉडकास्ट करता था। किस पर्पस के लिए, सिंक्रोनाइजेशन और मैनेजमेंट पर्पसेस के लिए उसे पीरियोडिकली ब्रॉडकास्ट करता था। अब ये जो सिंक्रोनाइजेशन होता था, इस सिंक्रोनाइजेशन के यूज़ से परफॉर्म किया जा सकता था। इस सिंक्रोनाइजेशन के यूज़ से परफॉर्म किया जा सकता था स्लॉटेड चैनल एक्सेस, यानी कि स्लॉटेड चैनल को एक्सेस करने के लिए आप सिंक्रोनाइजेशन का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, इस केस में क्या होता है, एक डिवाइस या फिर आप इसे नोड भी बोल सकते हैं, ये परफॉर्म कर सकता था एक रैंडम बैक ऑफ डिवाइस जो होता था वो परफॉर्म कर सकता था रैंडम बैक ऑफ चैनल के सेंस होने से पहले। यदि मान लीजिए किसी भी तरह की चैनल एक्टिविटी नहीं हो रही है, सपोज देयर आर नो चैनल एक्टिविटी डन, तो उस केस में डिवाइस को क्या करना होगा, उस केस में डिवाइस को तब तक वेट करना पड़ेगा जब तक कि नेक्स्ट स्लॉट ना आ जाए और चैनल को अगेन सेंस ना किया जाए। ठीक है, और तब तक लगातार कोई भी एक्टिविटी डिटेक्टेड नहीं होनी चाहिए, कम से कम 2 लगातार स्लॉट्स के लिए, यानी कि 2 कंसेक्यूटिव स्लॉट्स के लिए किसी भी तरह की एक्टिविटीज़ जो है वो डिटेक्टेड नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यदि 2 कंसेक्यूटिव स्लॉट्स के बीच में किसी भी तरह की एक्टिविटी जो है वो सपोज़ डिटेक्ट हो जाती है, तो जो बैक ऑफ का प्रोसीजर है या जो बैक ऑफ का एल्गोरिथम है वो क्या हो जाएगा, वो रिपीटेड हो जाएगा। और यदि ऐसा नहीं होता है, यानी कि लगातार 2 कंसेक्यूटिव एक्सेसेस में कोई भी एक्टिविटी नहीं आती है, तो उस केस में चैनल को या फिर मीडियम को क्या किया जा सकता है, एक्सेस किया जा सकता है। दूसरा मोड जो होता है वो होता है अनसिंक्रोनाइज्ड। ठीक है, दूसरा जो मोड होता है वो होता है अनसिंक्रोनाइज्ड मोड। तो अनसिंक्रोनाइज्ड मोड में जो डिवाइस होता है वो डिवाइस एक्सेस कर सकता है, किसे एक्सेस कर सकता है, चैनल को एक्सेस कर सकता है, तुरंत एक्सेस
किया जा सकता है अनसिंक्रोनाइज मोड में चैनल को इमीडिएटली यदि किसी भी तरह की एक्टिविटी डिटेक्टेड नहीं होती है ड्यूरिंग द फर्स्ट इनिशियल बैक ऑफ टाइम में किसी भी तरह की एक्टिविटी डिटेक्ट नहीं होती है, तो उस केस में चैनल को इमीडिएटली एक्सेस किया जा सकता है। ठीक है, डिवाइसेस से डेटा ट्रांसफ़र और डिवाइसेस के बीच में डेटा ट्रांसफ़र और इनके पैन कोऑर्डिनेटर यानी कि पर्सनल एरिया नेटवर्क कोऑर्डिनेटर के बीच जो भी ट्रांसफ़र होता है वो हमेशा स्टार्ट किया जाता है डिवाइसेस के द्वारा। और डिवाइसेस को इस चीज़ की छूट होती है कि वो डिटरमाइन कर सकें कि डेटा का जो ट्रांसफ़र है वो कब होगा और साथ ही साथ ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि एनर्जी सेविंग कितना करना है। जब भी एक डिवाइस डेटा को सेंड करना चाहता है यानी कि वांट टू सेंड डेटा, जब भी एक डिवाइसेस जो है पैन कोऑर्डिनेटर के पास डेटा भेजना चाहते हैं तो इसके लिए वो एक चैनल एक्सेस मेथड यूज़ करते हैं, जैसा अभी तक डिस्क्राइब किया गया है। पैन कोऑर्डिनेटर जो होता है वो ट्रांसमिट करता है डेटा को जो कि किसी न किसी डिवाइसेस के लिए इंटेंडेड होता है, यानी कि किसी न किसी डिवाइस के द्वारा रिसीव किया जाना होता है। ठीक है, और वो उसी को भेजेगा जिस डिवाइस के द्वारा इस पर्टिकुलर रिसीवर के लिए रिक्वेस्ट किया गया हो। दोनों केसेस में जो है ऑप्शनल एक्नॉलेजमेंट जो है वो यूज़ किया जा सकता है पैन कोऑर्डिनेटर के द्वारा ये जानने के लिए कि जो ट्रांसमिशन है वो सक्सेसफुल है या नहीं। जबकि यदि हम इसको और थोड़ा सा डिटेल में देखें तो IEEE 802.15.4 ये जो स्टैंडर्ड है ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है वायरलेस सेंसर नेटवर्क में, लेकिन इस स्टैंडर्ड के साथ कुछ प्रॉब्लम एसोसिएटेड है या कुछ प्रॉब्लम्स जुड़े हुए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, यदि कोई भी मैसेज एक्सचेंज होता है और साथ ही साथ उससे रिलेटेड ऑपरेशंस जो हैं बहुत अच्छे तरीके से मान लीजिए डिफ़ाइन किए गए हैं स्टार टोपोलॉजी में मान लीजिए डिफ़ाइन किए गए हैं, फिर भी यह स्टैंडर्ड क्लियरली डिफ़ाइन नहीं कर पाता है पीयर टू पीयर अप्रोच के ऑपरेशन को क्लियरली डिफ़ाइन नहीं कर पाता है, तो ये एक प्रॉब्लम है इसमें। और दूसरा, लार्ज वायरलेस सेंसर नेटवर्क में यह चीज़ लगभग इम्पॉसिबल होता है कि सारे डिवाइसेस सेम पर्सनल एरिया नेटवर्क कोऑर्डिनेटर को यूज़ करें। भले ही यह स्टैंडर्ड प्रोवाइड कराता है कम्युनिकेशन पैन कोऑर्डिनेटर्स के बीच में, फिर भी इस कम्युनिकेशन को अगेन अच्छे ढंग से डिफ़ाइन नहीं किया गया है IEEE 802.15.4